विजय केडिया एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक टाइम पर अपनी मां से उनके गहने मांगे ताकि वे स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने लॉस किया है उसे रिकवर कर सके। लेकिन ये एक बड़ा मिथ है लोगों के अंदर में कि मैं पहले ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूं। पहले मैं मेरी बात बता देता हूं भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा और मैं कई जगह बोल चुका हूं इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास। तो वहीं आज वे 700 करोड़ की संपत्ति के इकलौते मालिक हैं। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर विजय केडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके फेलियर्स के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली में जन्म होने के कारण इन्हें बचपन से ही स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपोजर मिला। इनका बचपन से ही स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट था, जिस कारण ये स्टॉक मार्केट को अपना पहला प्यार भी बताते हैं। परंतु इन सब के बावजूद जब 19 साल की एज में स्टॉक ब्रोकिंग को छोड़कर इन्होंने डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो पहले साल तो इन्हें काफी प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद अगले 10 सालों तक ट्रेडिंग करते रहे, परंतु इन्होंने कभी भी कोई बड़ा पैसा नहीं बनाया। ये पहले छोटी अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करते और जब प्रॉफिट कमाते और इनका अमाउंट बड़ा हो जाता तो ये बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करते, जिसके बाद एक ही बारी में जितना भी पैसा इन्होंने कमाया था उसे लूज कर देते थे। ये सिलसिला आगे 10 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार तो इन्हें हिंदुस्तान मोटर्स में 70,000 रुपए का लॉस हुआ, जिसके बाद ऐसी नौबत तक आ गई कि उन्हें अपनी मां से गहने तक लेने पड़े ताकि वे उन लॉसेस को रिकवर कर सके। हालांकि कुछ दिनों बाद उनके जो लॉसेस थे वो खुद ब खुद रिकवर होने लगे, जिसके कारण उन्हें गहने नहीं बेचने पड़े। परंतु उन्हें इस बात का काफी बड़ा झटका लगा कि उन्हें ट्रेडिंग में लॉसेस के कारण अपनी मां से उनके गहने तक मांगने पड़े और 10 साल तक जब तक वे लगातार ट्रेडिंग करते रहे, उनका कहना है उनके पास 10 साल बाद भी चाय पीने तक के पैसे नहीं होते थे, जिसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में टी गार्डन को मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस स्टार्ट किया, जो बिजनेस भी उनका फेल हो गया। फिर वे दोबारा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे और वे बताते भी हैं ट्रेडिंग ड्रग्स से भी ज्यादा बुरा नशा है। एक व्यक्ति रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन करके ड्रग्स लेना छोड़ सकता है परंतु ट्रेडिंग करना नहीं। कुछ साल और ट्रेडिंग करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि 10 से 12 साल ट्रेडिंग करने के बावजूद उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उन्हें 9 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट हो रहा था 10वें ट्रेड में वे उसे पूरा लूज कर देते थे। इस डीप रियलाइजेशन के बाद उन्होंने 1989 में ट्रेडिंग को छोड़कर इन्वेस्टिंग करने का फैसला लिया और अपना ध्यान इन्वेस्टिंग पर लगाया। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो ट्रेडिंग जब आप टेक्निकल एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय करते हो, उसके प्राइस और मोमेंटम को देखकर, तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका जो पर्पस होता है वो होता है कि किसी स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करना कि आने वाले कुछ दिनों में वहाँ से आप कितना गेन कर सकते हो, जबकि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करते हो, उसके बेसिस पर आप उस कंपनी को एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए परचेज करते हो, जहां पर आप उस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को 1 से 2 साल तक होल्ड करके रखते हो, जब तक कि वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे देते। जब विजय केडिया ने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया तो उस समय इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए कोई ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और ना ही जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे वे किसी को सिखाने में इंटरेस्टेड थे। इसके बाद उन्होंने खुद से ही ट्रायल एंड एरर करके इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। बाकी इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इसके अलावा वे बिजनेस न्यूज़लेटर्स, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। स्टार्टिंग में उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु वे लगातार इस काम को करते रहे। इसी बीच उन्हें पता लगा मुंबई एक कैपिटल हब है और ज़्यादातर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यहीं से कंट्रोल होती हैं, तो वे कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां अगले 5 साल तक वे एक पीजी में रहे। यहाँ उन्हें साइक्लिक सेक्टर बिजनेसेस के बारे में पता लगा। ऐसे ही एक बिजनेस कंपनी जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड, इसकी बात हम एक वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको साइक्लिक बिजनेसेस किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने साइक्लिक बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिलहाल
साइक्लिक बिजनेसेस साल में एक टाइम पीरियड के लिए ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। जब ये बिजनेस नीचे होते हैं, अगर इन्हें तब बाय किया जाए तो ऊपर जाने पर इन्हें प्रॉफिट में सेल करके मोटा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यही चीज विजय केडिया को रियलाइज हुई 1989 में। इसके बाद उन्हें पता लगा आने वाले समय में ट्रैक्टर बिजनेसेस काफी अच्छा करने वाले हैं। उस सेक्टर में एक कंपनी थी पंजाब ट्रैक्टर्स, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम है स्वराज ट्रैक्टर्स। उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को फंडामेंटली एनालाइज किया और इसके बाद 50 रुपए में इसके काफी सारे स्टॉक्स को बाय किया, जो कि अगले 3 साल में हो गए 500 रुपए। जो स्टॉक अभी 50 रुपए का था, अगले 3 साल में वो हुआ 500 रुपए, यानी कि 10 गुना। उस समय विजय केडिया को रियलाइज हुआ इन्वेस्टिंग काफी सिंपल चीज है और असली प्रॉफिट आप यहीं से बना सकते हो, ना कि ट्रेडिंग से। तब उन्होंने ट्रेडिंग को पूरी तरीके से छोड़ने का डिसाइड किया। इसके बाद 1992 में इन्होंने 300 रुपए में ACC का स्टॉक बाई किया, जिसके 1 साल बाद वो हो गया 3000 रुपए का, यानी कि अगेन 1 साल में 10 गुना। इन पैसों से ही मुंबई जाने के 5 साल बाद उन्होंने अपना पहला घर लिया, परंतु अभी जब वे प्रॉफिट कमा ही रहे थे, कुछ समय बाद हुआ हर्षद मेहता स्कैम। इसके चलते इन्हें काफ़ी लॉसेस भी हुए, जिसके लिए ये खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें इनका कहना है कि इनकी गलती ये थी कि ये कंपनीज को बिना ज़्यादा एनालाइज किए ही बाय करने लगे थे। क्योंकि हर्षद मेहता के टाइम पर, जैसे कि आपको पता है, एक बुल रन स्टार्ट हुआ था, तो लोग जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, ज़्यादातर कंपनीज में उन्हें प्रॉफिट ही हो रहा था। इसी के चलते विजय केडिया भी लेजी हो गए थे और वे कंपनीज को बिना फंडामेंटली एनालाइज किए ही अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। परंतु जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उस समय ज़्यादातर कंपनीज जिनमें बुल रन चल रहा था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस दिखाना स्टार्ट किया, जिस कारण विजय केडिया को भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लगे। जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अब से जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें पहले फंडामेंटली काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। और वे कहते हैं आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला नॉलेज, दूसरा करेज और तीसरा पेशेंस। नॉलेज की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज किया जाता है, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका PE रेशियो हाई है या लो है, क्या उस स्टॉक को अभी परचेज करने का राइट समय है या हमें अभी उसके लिए वेट करना चाहिए। दूसरा करेज, जब आपको पता लग जाता है कि ये एक अच्छी कंपनी है, इसका PE रेशियो लो है और ये हमें काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहा है, तो आपके अंदर एक बड़ा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का करेज होना चाहिए। और लास्ट में आता है पेशेंस। ऐसा हर बार नहीं होगा कि जिस भी कंपनी में आप आज इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो कंपनी कितनी ही फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो सकता है उसे ग्रो करने में 2 से 3 साल का टाइम लगे। जब तक वो कंपनी एक्चुअल रिजल्ट शो नहीं करती, तब तक उसे होल्ड करने का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप आने वाले समय में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है विजय केडिया। इन्होंने 35,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की और आज इनकी वेल्थ है 700 करोड़, जिसके लिए आपको एक मल्टीबैगर नहीं बल्कि कई मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए होंगे, जो आपको लक पर डिपेंड करके नहीं मिल सकते। अगर आप दूसरों से टिप्स लेकर या फिर लक के भरोसे इन्वेस्टमेंट करते हो कि हो सकता है आपका ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो, तो हो सकता है 1 या 2 स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर मिल जाएं। परंतु अगर आप चाहते हो कि आपको लगातार मल्टीबैगर स्टॉक्स मिलते रहें और आप जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो वो आपको बेहतरीन प्रॉफिट ला के दें, तो इसके लिए आपको गेन करनी होगी नॉलेज। जब आप सही स्ट्रैटेजी का यूज़ करके सही स्टॉक्स को परचेज करोगे उनकी लो वैल्यूएशन पर, तभी आप आने वाले समय में वहां से मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। जिसके लिए विजय केडिया यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी स्माइल। S मतलब स्मॉल इन साइज, M मीडियम इन एक्सपीरियंस, L लार्ज एस्पिरेशन और E एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, जिसमें आपको ऐसी कंपनीज फाइंड करनी होती हैं
जिनका प्रेजेंट टाइम में साइज छोटा है, परंतु उनके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है आने वाले समय में ग्रो करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो कंपनीज हैं। पहली कंपनी का मार्केट साइज 5 लाख करोड़ का है और दूसरी कंपनी का साइज 500 करोड़ का है। अगर ये दोनों कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो आप कौन सी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर दोनों ही कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 500 करोड़ वाली कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी पहले से ही 5 लाख करोड़ की है उसका 50 लाख करोड़ का होना काफी मुश्किल है। परंतु जो कंपनी अभी 500 करोड़ की है और कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आने वाले समय में 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 5 लाख करोड़ तक की हो सकती है। और ये काम आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आप किसी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हो, जहां पर हमने 4 स्टेप फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर किया है, किस तरीके से आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो, जो फॉर्मूला यूज करते हैं खुद वॉरेन बफेट। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।